बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जी आज जो है मैं निमर अहमद का नॉवल स्टार्ट कर रही हूँ, इसका नाम है अहमद तमाशाई। तो कोशिश करूंगी एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। बारिश के कतरे टिप टिप खिड़की के शीशे पर फिसल रहे थे। काफी देर हुई, तूफान थम चुका था और अब नीनी की आखिरी बूंदें गिर रही थी। वो राइटिंग टेबल की कुर्सी पर बैठे कलम उंगलियों में घुमाते किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। कलम का ढक्कन उतार कर कागजों के इस लंदे पर रखा हुआ था जो उनके सामने मेज पर पड़ा था। वो शायद कुछ लिखना चाहते थे मगर लिख नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें उम्र की लकीरों से ज्यादा थी। उम्र भी कम न थी, करीबन 50 के लगभग तो होंगे। बाल कलमों से सफेद और मुझे सुरमई थी। तन्हा जिंदगी की सारी दास्तान पेशानी पर रकम थी। तन्हाई और कलम बस दो ही साथी थे इनके। जब शादी की उम्र थी तो कोई पसंद नहीं आई। उम्र गुजर गई तो दोस्तों को पसंद न आए। अब तो अरसा हुआ उन्होंने किसी को पसंदीदगी की निगाह से देखना भी छोड़ दिया था। बस अखबार का दफ्तर था और उनकी पुरानी सोच भी थी। वो अच्छे वक्तों का अम्मा बाबा का छोड़ा हुआ मकान था और कलम था। जिंदगी में इन 3-4 चीजों के अलावा इनका कोई कीमती असासा न था। हाँ, एक बहन थी जो अरसे से अमेरिका में मुकीम थी। 3-4 साल बाद एक चक्कर लगा लेती, स्वेटर और जूते ले आती। शायद वहाँ यही दो चीजें सस्ती मिलती थी। शादी कर लेने पर लेक्चर देती और बच्चों को उनकी सोच की में सैर करवा कर वापस की उड़ान भर लेती। वो रोजाना का कलम लिखते थे, कभी सियासत, कभी सकाफत, कभी माशरत और कभी मजहब। मौजू खत्म नहीं होते थे, स्याही खत्म हो जाती थी, कभी कभार सोच भी खत्म हो जाती थी। जैसे अभी वो कलम खोल कर बैठे कुछ न लिख पा रहे थे। मौजू था उनके पास मगर अल्फाज जाने कहाँ जा सो गए थे। शायद जहीन घुटन का शिकार था। उन्होंने खुला कलम धीरे से कागजों के पलंदे पर डाला और हाथ बढ़ाकर खिड़की की पट खोल दिए। ठंडी नम हवा सोच से अंदर दाखिल हुई थी। कागजों के किनारे पर फड़फड़ाने लगे थे। उन्होंने पेपर वाइट उठाकर उन पर रखा और बाहर भीगे मंजर को देखने लगे जहाँ बारिश अब दम तोड़ने को थी। उनकी जिंदगी की तरह कमरे का रुख भी बदकिस्मती का शिकार था। खिड़की के बाहर तो खूबसूरत मंजर हरा भरा पहाड़ नहीं बल्कि नीली झील नहीं, कोई सब्ज घास और खुशनुमा फूलों से मज़ेद लान नहीं बल्कि पक्की ईंटों का छोटा सा सहन था। पाट खुश्क सहन जो घर की पिछली सिमत का था और इस पे के इख्तिताम पर 4 दीवारें थी। इधर तमाम घर साथ साथ मिले हुए थे। सहन छोटे और कमरे ज्यादा थे और दीवार के एक तरफ की आवाज दूसरी तरफ बिना किसी वक्त के सुनी जा सकती थी। ये अलग बात थी कि उनके दाहिने हाथ की तरफ वाक़ा घर से काफी अरसे से कोई आवाज न आई थी। पिछले किराएदारों ने मकान खाली कर दिया था और कुछ रोज पहले जब वो रात चलते अपने हमसाये मालिक मकान से मिले थे तो मालूम हुआ कि आजकल वो सुनार की तलाश में वो जिस रूम पर बैठे थे वहाँ सामने खिड़की के बाहर 3 तरफ दीवारी थी। उनके बामुकाबल दीवार पर पीपली रोशनी पर रही थी। गालिबन साथ वाले घर की टेरेस से आ रही थी। दरहकीकत ही घरों की बैक साइड थी तो टेरेस के बजाय बालकनी कहना ज्यादा मुनासिब होगा। मालूम नहीं किस चीज की रोशनी थी, शायद लैंप तो जल रहा होगा। यकीनन नए किराएदार आ गए थे। वो एक अचट्टी नजर उस अंधेरे में रोशन हुई
दीवार पर डालकर वापस कागजों के पलंदे की तरफ मुतवज्जा हुए ही थे कि एकदम से एक आवाज उनकी समात से टकराई। उन्होंने चौंक कर सर उठाया। दाईं जानब वाले घर से वो आवाज आ रही थी, घटी घटी सिसकियों की आवाज, नसोनी आवाज, जैसे कोई कम उम्र लड़की रो रही थी। सामने दीवार पर रोशनी में उन्हें एक थैला सा नजर आया। वो गालिबन बालकोनी में लिपटे लैंप के आगे बैठी थी, तभी उसका साया दीवार पर पड़ रहा था। उन्होंने कागज एक तरफ किए और मेज से अपना नजर का चश्मा उठाकर लगाया। मंजर अब साफ दिखाई देने लगा था। वो आंखें सुकेड़ के कर बगौर देखने लगे और कोई लड़की थी जो गर्दन झुकाए बैठी थी। उसके बालों की ऊंची पूनी हवा में जुड़ रही थी। माथे पर आगे से कटे हुए बालों का हाका सा बनता था। उसका चेहरा और नफ्स तारीकी में डूबे हुए थे। वो होले होले लड़ज रही थी और उसकी हिस्टियां गीली दीवारों पर उतर रही थी। उसकी आवाज में कम उम्री का लड़कपन था। वो साए में एक दिलकश सरापे की रवानाई थी। वो बहुत देर से रो रही थी, जैसे बहुत तकलीफ में हो। उसका दुख सारे माहौल पर छाने लगा था। बारिश खत्म हो चुकी थी, मगर उसके आंसू उन्हें डुबो रहे थे। वो यक तक गुमसुम बुत बने इसके इस होले कांपते हुए साए को देख रही थी। वो कौन थी? इसका क्या काम था? वो इतनी बेबसी और तड़प से क्यों रो रही थी? वो जानना चाहते थे, मगर जान नहीं सकते थे। सो इसी तरह बैठे उसे देखते रही, जिसका साया आधी दीवार पर मुहैया था। शायद वो लंच के बहुत करीब बैठी थी। कितने लम्हे बीत गए, वो यूं ही रोती रही। फिर धीरे धीरे उसकी सिसकियां थमती गई और फिर एकदम से लैंप बुझ गया। सामने वाली दीवार तारीख हो गई और उसका मंजर खत्म हो गया था। दफातन दाएं जानब के घर की बालकनी से किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज आई और फिर चुटकी चढ़ाने की। वो शायद अंदर चली गई थी और वहाँ बैठना बेसूद था। कालम का मौजू और ख्याल उनके जहन से निकल चुका था और उन्हें बेदिली से कलम को कैप चढ़ाई और कुर्सी धकेल कर उठकर खड़े हो गए। सुबह राह चलते फिरते फिर से उसके हमसाए से मुलाकात होगी। वो दरअसल उनके हमसाए वाले घर का मालिक मकान था। रिश्ता एक गली छोड़कर था। ये घर उसने किराए पर चढ़ा रखा था। रशीद साहब, वो ना चाहते हुए भी उसको रोक बैठे। आपका घर किराए पर चढ़ा है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। कराची से एक फैमिली आई है, पूरा घर उन्हीं ने ही ले लिया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। बड़ी फैमिली होगी यकीनन। अरे नहीं, फैमिली तो छोटी सी है, मियाँ बीवी और एक बेटी। बस अमीर लोग ही प्राइवेसी चाहते हैं, तो पूरा घर ले लिया। बल्कि ऊपर वाला पूरा पोर्शन बेटी के लिए डेकोरेट कर रही है। अच्छा, अच्छे लोग होंगे फिर तो। हाँ जी, वो जान गए थे कि यही बेटी रात में रो रही थी। माँ बाप इतने प्यार करने वाले थे, फिर भी रो रही थी। जाने क्या बात थी। रात वो कॉलम लिखने बैठे तो कुछ सोच कर खिड़की के पट खोल दिए। कल की बारिश के बाद आज कदरे हफ्स था। बाहर सहन तारीकी में डूबा हुआ था। सहन में वो कभी कोई भी बत्ती या बल्ब नहीं लगवा सके थे। ध्यान ही नहीं दिया था कभी। यह काम तो वैसे बीवियों की तवज्जो दिलाने पर ही होते हैं। खुद से कहाँ ख्याल आ सकता है उनको। अलबत्ता आज उनको इस बात की खुशी थी, वरना अगर सहन रोशन होता तो बराबर वाली कैलेंडर की रोशनी इधर न पड़ती। वो कॉलम लिखने लगे। कागज का नवा किया था, तो आज मुस्तैदी से कलम चलाने लगे। अल्फाज भी थे, मौजू और नताइज भी। अभी दरमियान में ही पहुंचे थे कि वहाँ मधुर नसूनी आवाज तारीकी में सुनाई दी। कलम रोक कर उन्होंने बेइख्तियार सर उठाया। सामने दीवार पर पीली रोशनी पड़ रही थी, जिसमें एक साया
दिखाई दे रहा था। उस लड़की का साया वो इसी तरह अपने दाएं पहलू बैठी थी। उसकी पूनी हवा में लहरा रही थी। माथे पर कटे हुए बाल इधर उधर उड़ रहे थे। आज वो सर झुकाए नहीं बल्कि सर उठाए बैठी थी। क्रिस्टोफर, वो गहरी तारीकी में खोले से बोली तो वो अचानक उठे। शायद इसके साथ कोई और भी था। दीवार पर पड़ते दर्द आहिस्ता से कोई चलता हुआ उसके बिलमुकाबिल आम खड़ा हुआ। वो लंबा सा लड़का था। उसके बाल घुंघराले और नाक लंबी थी। वो अब इन दोनों का साइड पोज देख सकते थे जो आमने सामने मौजूद थे। लड़की सर उठाकर उसे ही देख रही थी। क्या हम सारी जिंदगी इधर बंद रहेंगे? क्रिस्टोफर, वो बहुत दुख से कह रही थी। वो ठीक छिटक से गए। मुझे क्रिस्टोफर मत कहो केटी, मुझे क्रिस कहो। हमारे डैड का भी तो यही नाम था ना? लड़के की आवाज कदरे भारी थी। मगर अब डैड नहीं रहे और हम यतीम हो चुके हैं। अब हमारा कोई नहीं। मम्मा तो है, मम्मा हमसे प्यार करती है केटी। ट्रस्ट हर। इनके साए बिल्कुल साकित थे। देख, दुख भी ऐसे ही उनके लहजों में ठहर गया था। मुझे मम्मा पर भी ट्रस्ट नहीं रहा। वो जब हमें यहाँ लेकर आई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें बस एक दिन इस कमरे में बंद रहना होगा। उनके पापा को पता न चले और वो जल्दी ही हमारे नन्ना का प्यार हासिल करके उनको अपनी वसीयत बदलने पर मजबूर कर देंगी। फिर कुछ दिनों में नाना मर जाएंगे और सारी दौलत हमारी होगी। मगर यहाँ आकर क्या हुआ? हम कितने दिनों से यहाँ बंद हैं और मम्मा को हमारा ख्याल ही नहीं। मम्मा पर भरोसा रखो केटी। नहीं ट्रेस, मम्मा अपने पेट्रिस के साथ उनकी दौलत में इतनी मगन है कि उन्हें हम भूल चुके हैं। उनके बच्चे यहाँ ऊपर इस छोटे से कमरे में बंद हैं। अगर उस घर को आग लग गई और हम मर गए तो किसी को इल्म तक न होगा, क्योंकि लोग तो समझते हैं कि इस महल में सिर्फ मलकम, उसकी बीवी और बेटी रहते हैं। लोगों को क्या पता आपके जालिम मालिक के ग्रैंड चिल्ड्रन ऊपर कैद हैं सिर्फ अपनी माँ की खुदगर्जी की वजह से केटी। और फिर वो बोलते बोलते रुका। कोई आ रहा है, चलो। शायद उन्हें कोई आवाज आई थी। तभी एकदम से लैंप बुझ गया। थोड़ी सी खड़पड़ हुई और फिर बालकनी के दरवाजे के बंद होने और चुप्पी चढ़ाने की आवाज आई। वो दम बहुत से बैठे थे। इतनी हिम्मत न थी कि बाहर निकलकर उनकी बालकनी में झांक ही ले। ये सुबह जाकर मालकम साहब का दरवाजा खटखटाकर सवाल कर सकें कि उनकी बेटी ने अपने बच्चों को ऊपर क्यों कैद रखा है। नाना की वसीयत, चंद दिन बाद नाना की मौत, माँ की खुदगर्जी, कैद बच्चे। वो टीनेजर थे। 15 साल के तो होंगे। उनका यूं बंद रहना जुल्म था। मगर वो किससे फरियाद करते? कालम जैसे तैसे मुकम्मल करके वो रात के कुर्सी से उठे तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। उस रात वो कलम कागज लेकर खिड़की के सामने बैठे तो ये बात तय की कि आज कालम उनसे लिखा नहीं जाना और बस अपनी दीवार पर गिरते साए देखने लगे। इधर बैठे थे। ठीक 10 बजे उनको दीवार पर रोशनी दिखाई देने लगी। उन्होंने बंद कलम कैप की में दीगर कलमों के साथ डाल दिया। आज उन्होंने इसे खोलने का भी तकल्लुफ नहीं किया था और आगे होकर बैठे। दिलचस्पी और फिक्रमंदी से जर्द रोशनी में दो हेलो की देखने लगे। लड़की इस तरह एक साइड से दिखाई दे रही थी। इसके बलदार और ऊंची पूनी हवा में होले होले झूल रही थी। आज वो सर सीधा रखे सामने देख रही थी, जहाँ उसके मुकाबिल उसका घुंघराले बालों वाला भाई बैठा था। केटी और क्रिस्टोफर, क्या सोच रही हो केटी? मैं सोच रही हूँ कि तुमने हमारे टॉयज को देखा है। वो अब मम्मा को मिस नहीं करते बल्कि रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं। टॉयज वो चौंके तो क्या केटी के साए या कोई और भी बच्चे थे के साथ
यकीनन उनके दोनों बहन या भाई, हाँ दोनों बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, मगर हमें सरवाइव करना है केटी, मुझे डॉक्टर बनना है और तुम्हें डरवीना, हमें अपने मकसद को हासिल करना है। मम्मा भी हमें कभी यहाँ से निकाल लेंगी। वो अब हमारी परवाह करना छोड़ चुकी है। हिम्मत करो केटी, वो इसे काफी देर से समझा रहा था, मगर उस लड़की के लहजे का कर, उसकी आवाज की नमी, हर शय उनकी रुख पर उतरती चली गई। उन्होंने कारण लिखना छोड़ दिए। वो बस इन हर रात यही खिड़की के सामने आकर बैठ जाते, कमरे की बत्ती गुल करके दोनों पर्स खोलकर चमकती दीवार पर हरकत करते साए देखते रहते, उनकी बातें सुनते रहते, फिर पूरा दिन सोचते ही रहते कि कब इनके घर जाएं या कम से कम अपनी छत पर चढ़कर इन बच्चों को आवाज ही दे दें। और नहीं तो जब रात में वो बातें कर रही हूँ तो बाहर शहर में आकर एक नजर उनकी बालकनी को देख ही ले, जहाँ वो चीनी की मूरत जैसे सरापे वाली लड़की दस्ती है, जो अपनी नानी के मुजालिम और माँ की बेइंतहाई पे शिकवा किना रखती है, मगर वो कभी ये हिम्मत न कर सके। ज्यादा से ज्यादा एक रोज दोपहर में जलते जलते सहन ने निकलकर गर्दन उठाई तो दाएं घर की बालकनी सुनसान पड़ी थी। अंदर खुलने वाले दरवाजे सख्ती से बंद थे। बस एक कोने में एक सीधी मेज रखी थी, शायद वो उसी पर बैठी थी। उससे ज्यादा वो कभी हिम्मत न कर सके, बल्कि अब तो उन्होंने अपने घर की छत पर जाना भी छोड़ दिया था। अखबार के दफ्तर भी बस खाने पूरी के लिए जाते, कॉलम से नवा ले लिया था। बस रोज उनको रात का इंतजार रहने लगा था, कब 10 बजे और वो दोनों बालकनी में आकर बातें करें। वो रोज उनकी गुफ्तगू सुनते, वो जिस कमरे में बंद थे उसके आगे किसी एक का जिक्र करते थे। शायद वहाँ कोई स्टोर रूम था जहाँ बहुत चूहे थे। उनकी हर बात में इतिक होता था, या फिर माँ से नफरत या नानी के मुतालिम, या फिर अपने रूबरू बहन और भाई की गिरती हालत। फिर एक रोज उन्हें उनकी गुफ्तगू से इल्म हुआ कि उनका छोटा भाई निमोनिया का शिकार हो गया है। अभी रात वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को यकीन दिला रहे थे कि उनका भाई मर चुका है। हाँ, उनका भाई मर गया, और इस लड़की का हर आंसू उनके दिल पर उतर रहा था। वो कब ऐसे इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए, उन्हें इल्म न हो सका। बस वो हर रात खिड़की के साथ बैठ जाते, काफी का कप पीते जाते, दूर कहीं गूंजने वाली मधुर सरगोशियों सुनते रहते। कागजों के पन्ने पीले पड़ने लगे थे, बंद कलम पर धूल जमने लगी थी। वो थे उनकी तन्हाई थी, और दीवार पर हरकत करते साए थे। जिंदगी बस यहीं तक महदूद हो गई थी। इनका जी चाहता था कि वो जाएं और उन बच्चों की उनको आजाद करवाएं, उनको अपने घर ले आए, उनकी तहफ़्फ़ुज़ और प्यार दें, और वो लड़की उसे वो अपना बना लें। क्या हुआ जो उनका दीन एक नहीं? वो अगर मुश्किल थी तो वो उससे शादी कर सकते थे, मगर वो एप्रेशन से शादी करने पर क्यों राजी होगी भला? लेकिन क्या पता वो भी चाहे, कुछ कमाने में हर्ज भी क्या था। फिर एक रोज उन्हें इल्म हुआ कि वो दोनों वो अपनी छोटी बहन को लेकर यहाँ से भागने का मंसूबा बना रही, दूर कहीं किसी और शहर जाने का, जहाँ उनकी माँ और नानी उनको तलाश न कर सकें। अगर वो चले गए तो उनकी तमन्नाएं अधूरी रह जाएंगी, बल्कि वो उनकी जिंदगी भी अधूरी रह जाएगी। वो कभी उसको मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। नहीं, उन्होंने इनको जाने नहीं देना। वो उनसे बात करेंगे, उनके पास बुलाएंगे और उनके हर तरीके से ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। इस रात वो बहुत बेचैनी से खिड़की के सामने बैठे थे। उधर बालकनी में खेती और करम क्रिस बातें कर रहे थे। मम्मा यहाँ से चली गई है, हम उनको जेवर नहीं चुरा सकते, मगर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे तो होंगे ना क्रिस? अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। कल सुबह 6 बजे की ट्रेन हम पकड़ लेंगे। कोई को राजी करना मुश्किल होगा। वो बहन की बात कर रही थी।
جس کے ظہور چند روز قبل جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ ہم راضی کر لیں گے، تم سامان پیک کرو کیٹی، اور ان سے اب مزید صبر کرنا مشکل تھا۔ وہ اپنی ساری بزدلی کم نہیں تھی اور جھجک کو پاس ڈال کر اٹھے اور سیڑھیوں کی طرف لپکے۔ انہوں نے اس لڑکی کو روکنا تھا، انہیں اس کا تحفظ دینا تھا، اسے زمانے کی ساری گھٹن گھاٹیوں سے بچانا تھا، اسے اپنے پاس لے کر آنا تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیوں سے پھلانگ رہے تھے، ان کی سانس گھومنے کی معنی چڑھ رہی تھی۔ اس عمر میں بھاگنا ان کے نقصان نہ ہو سکتا تھا، مگر وہ تیزی سے اوپر جا رہے تھے۔ اس کو روک لیں گے، اس کو اپنا بنا لیں گے، اسے زندگی سے ساری خوشیاں پوشیدہ کر دیں گے، اس کے سارے غموں کو مٹا لیں گے۔ ہاں، وہ اسے خوش رکھیں گے، وہ اس کے لیے اس کے بہن بھائی کو بھی اپنے پاس لے آئیں گے۔ ان کی ظالم ماں اور نانی کو ان نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت بھی نہیں۔ چھت کے دروازہ کھول کر وہ باہر آئے تھے، ان کی بالکنی اور ہمسایوں کی بالکنی ملی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکے، وہ کیٹی کو یہاں سے لے جائیں گے، وہ کراچی یا پھر اپنے آبائی شہر ایبٹ چلے جائیں گے۔ ہاں، وہ بچوں کی ماں اور نانی کو نہیں ڈھونڈنے دیں گے، وہ ان کی دسترس ہو جائیں گے۔ اپنی بالکنی کی آخری سرے وہ بائیں طرف کی بالکنی نیم روشن تھی، ان سے چند قدم کے فاصلے پر اس لڑکی کی بالکنی کے بالکل کونے پر وہ میز رکھی تھی۔ اس میز کے ساتھ وہ ان کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ وہ کیٹی نہیں تھی، بلکہ 10-11 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ اس کے بال کھلے کمر پر گر رہے تھے، وہ بہت محیط سے اپنی انگلیوں سے بندھے دھاگوں کو اوپر نیچے ہلا رہی تھی۔ دھاگوں کو دوسرے سرے پر میز پر رکھی ٹوکر پتلیوں کی ہاتھ باندھے تھے۔ پہلی کٹ پتلی ایک ہاتھ جتنی گڑیا تھی، جس کی اونچی پونی تھی اور ماتھے پر کٹے ہوئے بال تھے۔ دوسری گٹ پتلی بالشت بھر کر گھنگریالے بالوں والا گڈا تھا۔ وہ ایک تختے پر ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھائے کمپ کے آگے رکھے ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک کتاب پڑی تھی، جس کا سراغ ہوا وہ اسے پھڑپڑا رہا تھا۔ فلاور دی ایٹک۔ وہ بالکل ساکت ہوئے تھے۔ کل صبح 6 بجے کی ٹرین سے ہم جائیں گے، میں نے سارا سامان پیک کر لیا ہے۔ کریس وہ باری ایک پتلی اور موٹی آواز نکال کر گفتگو کو آگے بڑھا رہی تھی۔ قریب ہی پڑھے ایک کھٹ پتلی ڈرامے کی دعوت نامہ کی شہ ہے سرخی وہ اتنی دور سے بھی پڑھ سکتے تھے۔ وہ ڈرامہ جس کے ریہرسل وہ کافی دنوں سے کر رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے گردن موڑ کر نیچے اپنی دیوار کو دیکھا جہاں دو خوبصورت سائے گر رہے تھے، البتہ کچھ پتلیوں کا دھاگا بہت باریک تھا، اس کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ تو یہ تھی میری آج کی ناول، چھوٹی سی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو جو ہے اچھی لگے گی۔ تو جی اس چینل پہ جو ہے نا میں ناولس آڈیو جو ہے نا شیئر کیا کروں گی، تو آپ لوگ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ میں کون سی ناول نیکسٹ ریڈ کروں۔ تو ٹھیک ہے جی، پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ۔